पदार्थ जो है, पदार्थ जो है वह अखंड स्वरूप है, अखंड है, वो अभेद है, उसका भेद नहीं हो सकता। लेकिन जानने के लिए हम उसके भेद करके उसको जान सकते। इसमें हम लोगों ने पहले में प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर 5 तक, मेरे हिसाब से 6 तक हम लोगों ने ये सब जाना कि द्रव्य क्या है, द्रव्य में क्या क्या है। तो द्रव्य में गुण है और गुण में उसकी पर्याय है। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भाग में और उसकी सर्व अवस्थाओं में रहे, उसमें उसको उसे क्या कहते हैं? उसे गुण कहते हैं। यानी कि इसमें से एक बात वह समझ में आई, जो द्रव्य के संपूर्ण भाग में, यानी कि कोई भी एक कोना भी द्रव्य का ऐसा नहीं है कि जहां पर गुण नहीं है, और उसकी सर्व अवस्थाओं में, यानी कि भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों अवस्थाओं में, तीनों कालों में यह गुण उसमें रहे हुए हैं। कैसे? एक भी ना कम ना एक भी ज्यादा, जितने हैं उतने ही रहे हैं। द्रव्य का कोई भी आकार हो जाए, द्रव्य का, जैसे जीव द्रव्य की कोई भी पर्याय, ये जीव द्रव्य कोई भी पर्याय में चला जाए, तो वहां पर भी उस जीव द्रव्य के संपूर्ण गुणों, यानी कि उसके जो अनंत गुणों जो है वो उसके साथ ही रहते हैं, उसमें कुछ भी कम या ज्यादा नहीं होता। उसके बाद हमने जाना कि कितने हैं, गुण कितने हैं, क्योंकि इसके प्रश्न नंबर जो 4 है उसमें क्या आया? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। इन शब्दों पर से द्रव्य और गुण की संख्या भेद कहे, यानी कि कितने गुण हैं। एक द्रव्य में गुण अनेक है, यानी कि एक द्रव्य और उसमें अनेक गुण द्रव्य में रहते हैं, और उसके हरेक कोने में, यानी कि पूरे पूरे द्रव्य में वो फैले हुए हैं। वो लास्ट टाइम मैंने बताया था गुण कैसे रहते हैं, तो इस तरह से रहते हैं, यानी कि न पहला न सबसे अंत का, सब एक साथ ऐसे रहते। ठीक है, उसको विशेष जानने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आते हैं कि जिस प्रकार थैली में रुपए है उसी प्रकार से द्रव्य में गुण होंगे, तो कि नहीं, क्योंकि थैली को ऐसे पकड़ेंगे तो नीचे रुपए रह जाएंगे, तो ऊपर का क्या? कोई भी थैली को ले लो तो उस हिसाब से है। अगर थैली पूरी भी भरी हुई हो फिर भी थैली का अमुक कोई भी थोड़ा थोड़ा कोना भी रह जाता है, तो वहां पर क्या गुण गुण है कि नहीं है? नहीं, नहीं है। थैली में जैसे रुपए रहते हैं उस तरह से गुण नहीं रहते। तो फिर गुण किस प्रकार से रहते हैं? तो प्रश्न नंबर 6 में आया, तो फिर द्रव्य में गुण किस प्रकार रहते हैं? तो जिस प्रकार गुड़ में मिठास, रंग आदि एक मेघ रूप से रहते हैं, उसी प्रकार द्रव्य में गुण एक मेघ रूप से रहते हैं। इससे क्या हमें पता चलेगा कि जैसे गुड़, इतना बड़ा गुड़ का एक पीस ले लो, उसमें से इतना छोटा पीस आप ले लो, तो उस गुड़ के उस पीस में भी मिठास है। जहां पर मिठास है वहीं पर रंग है, वहीं पर उसका चिकनापन है। गुड़ के जितने जितने आप
गुण के जितने भी आप गुण आप ले लो, वो सभी उस एक छोटे से कण में है। वही कण में जितने गुण है, उतने ही गुण वो पूरे पीस में है, उतने ही गुण उसके पूरे इतने बड़े पीस में है। यानी कि जिस प्रकार गुड़ में मिठास सब जगह पे है, रंग सब जगह पे है, चिकनापन सब जगह पे है, और एक में एक रूप है। यानी कि जब आप गुड़ टेस्ट करोगे, तब पहले उसका रंग से आप देखोगे तो रंग भी है, उस जगह पे चिकनापन भी है, और जब आप मुंह में डालोगे तब उसकी आपको मिठास आएगी। वो संपूर्ण पने से मिठास आएगी, ना कि एक कोने से, ना कि दूसरे कोने में नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत सिंपल है। अगर अगर समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़े। रुचि दीदी, इट्स ओके, शैल वी मूव अहेड? हाँ हाँ, समझ में आ गया। ठीक, तो ओके, प्रश्न नंबर 7, गुण की व्याख्या में क्षेत्रवाचक कालवाचक शब्द बताइए। ये क्यों यहां पर लिया? इसका कोई मीनिंग तो होगा ना कि ये क्यों यहां पे लिया? गुण की व्याख्या क्या क्या कहती है? जो द्रव्य के पूरे भाग में और उसकी सर्व अवस्थाओं में रहे, उसे गुण कहते हैं। तो इसमें क्षेत्रवाचक और कालवाचक शब्द बतलाइए, यहां पर ये क्यों लिया गया? क्षेत्र मतलब हम उसका जो स्पेस, जैसे अभी आपने समझाया कि उसके हर एक भाग में, तो उसका स्पेस जो वो ऑक्यूपाई करता है, वो क्षेत्र जो है उसके, वी टॉकिंग अबाउट दैट। और कालवाचक, लाइक यू सेड, सर्व अवस्था। तो हर हम लोग जब कोई भी द्रव्य को हम लोग जानते हैं, उसके गुण को जानते हैं, उसकी पर्यायों को जानते हैं, तो उसके 4 प्रकार से हम ये जानेंगे। यानी कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। जब भी किसी को भी हम जानेंगे, ये हमारे जैन धर्म में ये आता है कि कभी कोई भी किसी को जानना हो तो हम लोग नई निक्षेप से जानेंगे, कौन से नई से उसकी बात करते हैं इस तरह से जानेंगे, उसके द्रव्य के भाव से जानेंगे, क्षेत्र से जानेंगे, काल से जानेंगे और भाव से जानेंगे। इसलिए यहां पर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, उसी प्रकार से जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला हमें उस तरफ से ले जाएगी कि जब भी हम अपने आगमों को पढ़े, तब हमें ये पता चल जाए कि कैसे कैसे द्रव्य को जानना है हमें, हमारे जीव द्रव्य को किस प्रकार से जानना है, कौन से नई से उसकी बात की हुई, कैसे प्रमाण करके वो बात की गई। ठीक है, तो यहां पर ये पहले ही क्षेत्र और कालवाचक आ गए। यानी कि गुण की व्याख्या में से क्षेत्रवाचक और कालवाचक शब्द बतलाई। एक और बात, हम जैसे जैसे गुण अधिकार में आगे बढ़ते जाएंगे, उसी प्रकार से हम लोग गुण गुण 2 प्रकार के होते हैं। एक है सामान्य गुण और एक है विशेष गुण। ठीक है, तो आगे आगे बढ़ते जाएंगे तब पता चलेगा, लेकिन ये हमें प्रिपेयर कर रहे हैं कि क्या क्या आगे आगे आ सकता है। यानी कि जब उसका संपूर्ण भाग के बारे में जब बोलेंगे, तब उसका क्षेत्र बतलाता है। यानी कि द्रव्य का, मैं आपको पहले भी एक बार बताया कि जीव द्रव्य जो कोई भी पर्याय में आता है, आज मनुष्य की पर्याय में है, कल वो देव की पर्याय में जाएंगे, तो देव का जो उसका आकार जो है वो बहुत लंबा होता है, बहुत चौड़ा होता है। तो जब वो देव की शरीर का जो आकार जो होगा, और देव पर्याय में उस शरीर में वो एक वैकृत शरीर भी होता है, वो अपने शरीर को छोटा भी कर सकते हैं,
बड़े भी कर सकते हैं, मोटे भी कर सकते हैं, पतले भी कर सकते हैं, जैसे भी उसको आता है उस प्रकार से कर सकते हैं। तो उसका क्षेत्र चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी प्रतिष्ठा महोत्सव आ रहा है सोनगढ़ में। तो एक, जब भगवान तीर्थंकर भगवान को, बालक को, जब पांडुक शिला पे, जब जब उसके ऊपर जो उसका अभिषेक होता है, तब वो बालक को ऐरावत हाथी पे ले जाया जाता है। तो वो ऐरावत हाथी जो है वो एक देव ही है। देव अपना स्वरूप ऐरावत हाथी में चेंज करके फिर वो बालक को, उसके ऊपर सौधर्म इंद्र बैठते हैं, सची इंद्राणी बैठती है, उसके 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 अपने बालक को फिर वो बिठाते हैं। यानी कि वो देव की पर्याय का जीव जब ऐरावत हाथी में होता है तो उसका उसका क्षेत्र, यानी कि उसकी बाहर का जो उसका जो शेप जो है वो चेंज करते हैं। तो उस हिसाब से वो देव, वो तो जीवी द्रव्य है, तो जीव द्रव्य के उतने अपने गुण जो है वो उतने ही संपूर्ण भाग में रहेंगे। वो ऐसा नहीं है कि जो उसका शेप बढ़ गया तो उसमें गुण बढ़ गए, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। और उस हिसाब से सर्व अवस्थाओं में, यानी कि वो छोटा हो, बड़ा हो, भूतकाल में हो, वर्तमान काल में हो, भविष्य काल में हो, आज मेरे में जितने अनंत गुण जो है, जब जब मैं मोक्ष की पर्याय में होऊंगा, जब वो सब, हम सब भावना भाए कि हम सब मोक्ष में जाए, जब हम मोक्ष की पर्याय में होंगे, तब मेरे में उतने ही अनंत गुण होंगे जितने अभी ऊपर जो विराजमान सिद्धालय में विराजमान जो हमारे सिद्ध भगवान जी, उतने जितने गुण है अनंत गुण, उतने ही मेरे में गुण। यानी कि सर्व अवस्थाओं में हमारे में जितने गुण है वो उतने ही रहेंगे। यानी कि गुण की व्याख्या में से दो बात समझ में आती है कि संपूर्ण भाग कहने से उसका क्षेत्र बदलाता है, और सर्व अवस्थाओं में से उसको काल बदलाता है। यानी कि भूतकाल में भी मेरे में अनंत गुण थे, वर्तमान में भी अनंत गुण है, भविष्य में अनंत गुण रहेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। धीरज भाई, संपूर्ण, हाँ बोलिए। तो क्या इधर ये कहना ठीक होगा जब हम ये कहेंगे कि काल के मुताबिक कि उसकी हर पर्याय अ, हम्म। उस द्रव्य की हर पर्याय में इत, उस द्रव्य की हर पर्याय में, यानी क्या Viral એટલે એમનો she wants to क्वेश्चन મને ask, તમે કહો ને, नो प्रॉब्लम, हाँ। so she wants to ask कि काल એટલે it is related to ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાન કાલ or the पर्याय ગુણ જે છે બધી જ पर्यायમાં બી સેમ રહેશે એવો ક્વેશ્ચન છે। हाँ हाँ, गुण गुण जो है, देखो पर्याय में क्या होता है, पर्याय में देख, मैं आपको एक बात समझाऊं। हम लोग अभी ज्ञान गुण लेते हैं, ठीक है। तो ज्ञान गुण, मेरे में अभी जो ज्ञान गुण है, ठीक है, उसमें केवल ज्ञान की पर्याय शक्ति के प्रमाण से अभी रही हुई है, वो पूरी खिली हुई नहीं है। लेकिन जब यही जीव, यानी कि अभी सिमंदर भगवान जो है, जो अभी अरियंत अवस्था में अभी विराजमान है, तो उनकी गुण की उसका गुण संपूर्णपण से खिले हुए, उसका संपूर्ण ज्ञान गुण उसका खिल गया है। यानी कि उसकी पर्याय में जो आएगा वो उस हिसाब से जो पूरा खिला हुआ है, उस पर्याय से उस प्रकार आएगा। आप समझे बात कि वापस में समझाओ। अभी जो हमारा जो ज्ञान गुण जो है वो उस हिसाब से खिला हुआ नहीं है, लेकिन अभी मेरे में अभी ज्ञान गुण खिलने की शक्ति रूप से मेरे में पड़ी हुई है, ज्ञान गुण में पड़ी हुई, अभी प्रकट नहीं हुई है। यानी भविष्य में वो प्रकट हो सकती है, यानी कि वो भविष्य में प्रकट हो सकती है। समझ गए? समझे बात या वापस समझाऊं सर नहीं मैडम? समझ गए, नहीं समझ गए। ओके,
तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। संपूर्ण भाग में, यानी इस कथन में क्या समझे? संपूर्ण भाग, जितना द्रव्य का क्षेत्र है उतना ही गुणों का क्षेत्र। गुणों बोले है, देखो, द्रव्य बोला है और फिर गुणों बोले हैं, यानी कि यहां से भी हमें पता चल जाएगा द्रव्य एक, गुण अनेक। जितना द्रव्य का क्षेत्र है उतना ही गुणों का क्षेत्र होता है। अभी अभी वो समझाया कि देव की पर्याय में वो छोटे बड़े कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा आदिनाथ भगवान का जीव जब वो मनुष्य की पर्याय में थे तभी उसकी हाइट 500 धनुष थी, 500 धनुष की थी। और अभी हमारी हाइट कितनी है? 5 फीट, 6 फीट, मैक्सिमम 7 फीट अभी की यहाँ की बात कर रहा हूं। लेकिन जितने गुण हमारे आदिनाथ भगवान के जीव द्रव्य में है उतने ही गुण हमारे में। ठीक है, यानी कि जितना द्रव्य का क्षेत्र है उतना ही गुणों का क्षेत्र होता है, उससे बाहर गुण नहीं होते हैं। वो सीमंदर हो गया, यानी कि सीमा को धर के बैठे हैं। सीमंदर, सीमा को धर के बैठे हैं, यानी कि जितना द्रव्य की जो जितना क्षेत्र है उतना ही गुणों का क्षेत्र है। किसी का क्षेत्र कभी छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, किसी का क्षेत्र कभी छोटा बड़ा नहीं होता। माने क्या? यहां पर आप लोग क्या आप समझे? फिर मैं आगे समझाऊंगा इसमें। क्या आप समझे? किसी का क्षेत्र कभी छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे आपने कहा कि द्रव्य के बाहर नहीं जाता, तो वो अगर द्रव्य का क्षेत्र एक पर्टिकुलर साइज है तो गुण का क्षेत्र भी उतना ही होगा, वो द्रव्य से बड़ा नहीं और द्रव्य से छोटा नहीं। एब्सोल्युटली, वो द्रव्य से बड़ा नहीं और द्रव्य से छोटा नहीं। बहुत अच्छा, चलो नेक्स्ट। सर्व अवस्थाओं का क्या तात्पर्य? आगे भी आया, जो संपूर्ण भाग जब आया ना कि गुण की व्याख्या में से क्षेत्रवाचक और कालवाचक शब्द बतला रहे। यहाँ पे सर्व अवस्थाओं में काल बतलाया, उसी तरह यहाँ पर सर्व अवस्थाओं में काल के बारे में क्या बतलाया? द्रव्य की तीनों काल की अनादि अनंत अवस्थाएं। द्रव्य की तीनों काल की अनादि अनंत अवस्थाएं, यानी कि अनादि अनंत अवस्थाएं। इससे एक तो पहले हम लोग सिद्ध हो गया कि मैं अनादि से हूं, मैं अनंत तक रहने वाला हूं। चाहे मेरी अवस्था बदले और एक बार सिद्ध अवस्था में आ गए उसके बाद ना बदले, फिर भी मैं अनादि अनंत हमेशा रहने वाला हूं। मेरे में ही मेरे अपने गुण रहने वाले। हम लोग मेरा ये मानना है, मैं हमेशा यही से समझाता हूं। मैं अपने खुद में भी वही मैं अपने खुद को वही समझाता हूं और वही मैं समझाता हूं। जब हम बात करते हैं तब हम द्रव्य की पहले बात करेंगे, क्योंकि मैं जीव द्रव्य हूं। मेरे में क्या क्या है वो मैं हम लोग समझेंगे, लेकिन बाद में इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं तो जीव द्रव्य ही हूं, वो मैं इंपॉर्टेंट है। वो पकड़ के हम लोग पूरा ये सेशन हम करेंगे। ठीक है, ओके। यानी कि सर्व अवस्थाओं का क्या तात्पर्य? द्रव्य की तीनों काल की अनादि अनंत अवस्थाएं, यानी कि गुण की जितनी भी अवस्थाएं हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात बोलूं कि जो जीव द्रव्य अभी नित्य निगोद में है, तो उसमें जो ज्ञान गुण जो है वो
बहुत कम उसका खिला हुआ है, उसका जो ज्ञान गुण जो है वो बहुत कम खिला हुआ है। जितना हमारा अभी है उससे अनंत गुना कम खिला हुआ है, लेकिन खिला हुआ है, एक अंश उसका हमेशा खिला हुआ है। यानी कि तभी भी मेरे ज्ञान गुण में वो केवल ज्ञान की पर्याय थी। जितना अभी मेरे ज्ञान गुण में जितना जितना मेरा ज्ञान खिला है, जितना हम समझते हैं, तो वो उसमें तभी भी शक्ति के रूप से वो पड़ी हुई थी, उसमें से बाहर आई है, ना कि बाहर से कुछ अंदर आई है। उसमें से बाहर आई, अंदर है वो बाहर आएगी, बाहर से कुछ अंदर नहीं आएगा। उसी तरह से हमारे सभी गुणों की, तीनों काल की अनादि अनंत जो अवस्थाएं हैं, वो या फिर शक्ति रूप से पड़ी है या फिर व्यक्त रूप से, अभी जो व्यक्त रूप जो है वो अभी बाहर आई। ठीक है। और जितनी शक्ति रूप से पड़ी है वो जैसे जैसे हम अपने हम लोग पुरुषार्थ करते 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 जाएंगे, और एक ऐसा अवसर आएगा कि हम सब सिद्धालय में जब विराजमान होंगे, तब हमारी वो पूरी शक्ति अवस्था में जो जो गुणों में जितनी शक्ति पड़ी हुई है वो अनंत खिल जाएगी, लेकिन वो अंदर पड़ी हुई है अंदर। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं वापस एक बार बोल दूं, कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे आप बताना, हम लोग वापस इसका रिपीटेशन करके एक क्लियर कर देंगे, आगे उसके बाद ही जाएंगे, क्योंकि फिर वो क्वेश्चन रहेगा तो आगे जाके वापस वो क्वेश्चन है ना वो पूरा आगे 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 जाके फिर सॉल्व नहीं होगा। यानी कि अभी भी जो कुछ भी डाउट है तो अभी आप पूछ लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप बीच में से आप मुझे बोलोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ओके, चलो आगे बढ़ते। द्रव्य पहले या गुण, यानी गुण के बाद वो शब्द वो क्या पता एब्स्ट्रैक्ट हो गया, द्रव्य पहले या गुण पहले, ऐसे ऐसे ले। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है कि जैसे द्रव्य अनादि अनंत से, तो उसी तरह से गुण भी अनादि अनंत है। तो यहां पर कोई पहले या बाद में ऐसा है ही नहीं। अब क्यों, इसका यहां पर गूढ़ मीनिंग है, बहुत डीप मीनिंग है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो उसको बोलेंगे सादी अनंत, सादी शांत, ऐसे ऐसे बोलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट है ही नहीं, अनादि अनंत से है, तो पहले क्या पीछे क्या। जब हम स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे नंबर 1, तो उसके पहले क्या, स्टार्टिंग पॉइंट अगर किसी का होगा तो उसके पहले क्या, तो फिर हम लोग वो तो 0 पे आ जाएंगे। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो उसका बोलेंगे कि कहीं से वो नया प्रोड्यूस हुआ, कहीं से आया, तो किससे आया। जैसे कि अभी अभी जो साइंस जो बतलाता है कि हमारा हमारा यूनिवर्स समथिंग बिलियन ईयर्स जो उसके पहले वो बना हुआ है, तो उसके पहले क्या था, यानी कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट बताया, उसके बाद फिर वो आगे 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 बढ़ा। लेकिन ऐसा तो हमारे में तो है ही नहीं, है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग अनादि से, अगर हम अनादि से ही अगर ना होते तो क्या होता, तो हम लोग पहले कुछ 0 थे क्या। यानी कि दोनों अनादि अनंत होने से पहले या पश्चात कोई नहीं है। आप समझ रहे हो बात, समझ रहे हो कुछ कैसे कैसे ये हुआ, यहां पर ये क्वेश्चन क्यों क्यों डाला गया। हमें ये दृढ़ होने के लिए कि हम लोग अनादि से हैं और अनंत काल तक रहने वाले हैं। यानी मैं कभी मर नहीं सकता, मैं कभी नया पैदा नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 11। एक और बात, यानी कि एक ये जो क्वेश्चन 10 में अगर ऐसे बोलेंगे कि ये नया प्रोड्यूस हुआ, तो किसने प्रोड्यूस किया, तो वो कौन था, वो कब से था, उसको किसने प्रोड्यूस किया, उसको कितने मैन्युफैक्चर किया, तो वापस वो क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन के क्वेश्चन पाइल अप हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे कि हिंदू माइथोलॉजी में आता है ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा ने पूरा क्रिएट किया, विष्णु चला रहा है और महेश उसको खत्म कर रहा है। लेकिन ऐसा है क्या? तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को किसने किसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया? यानी ऐसा कुछ है ही नहीं। यानी कि दोनों अनादि अनंत होने से पहले या पश्चात कोई नहीं है। ओके, नेक्स्ट। संख्या अपेक्षा से द्रव्य, गुण और पर्याय की तुलना करो। अभी आगे भी आया कि द्रव्य एक, गुण अनेक, तो जितने गुण होंगे उतनी पर्याय होंगी। यानी कि संख्या अपेक्षा से एक द्रव्य, उसके अनेक गुण और उसकी अनेक एक एक गुण की एक समय में एक पर्याय। यानी कि जब एक समय में एक गुण लेंगे तब एक समय में एक पर्याय लेंगे। यानी कि अगर गुण अनेक है तो पर्याय अनेक होंगी। यानी द्रव्य एक, उसके गुण तथा पर्याय अनेक। लास्ट क्लास में मैंने एक और बात बताई थी, वो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, तभी उसमें ये पर्याय की बारे में बात हुई थी। पर्याय का उत्पाद, नई पर्याय का उत्पाद, पुरानी पर्याय का व्यय और द्रव्य यानी कि द्रव्य ऐसे ही कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। ओके, गुण की व्याख्या में से द्रव्य के संपूर्ण भाग में यह शब्द निकाल दे तो क्या दोष आएगा? द्रव्य के संपूर्ण भाग में और उसकी सर्व अवस्थाओं में या फिर इनटू ब्रैकेट हालतों में रहे, उसे गुण कहते हैं। तो उसमें से द्रव्य के संपूर्ण भाग का शब्द अगर निकाल दे तो उसमें क्या दोष आएगा? तो अगर हम संपूर्ण भाग निकाल देते हैं तो जैसे हमने वो थैली की बात करी, तो ऊपर के भाग में अगर उसके गुण नहीं रहेंगे तो वो द्रव्य का जो वो बेसिक है कि गुण के बगैर वो उसका अर्थ नहीं होगा। सही। तो फिर इसीलिए वो वो स्टेटमेंट उसमें से वो नहीं निकाला जा सकता। सही। आगे इसका उत्तर देखो, क्षेत्र अपेक्षा से। देखो, क्षेत्र से बात की है, क्योंकि द्रव्य के संपूर्ण भाग में बताए ना, संपूर्ण भाग विल बी रिलेटेड टू क्षेत्र। क्षेत्र अपेक्षा से गुण द्रव्य में गुण द्रव्य के संपूर्ण भाग में व्याप्त है। जैसे गुण का एग्जांपल लिया गया, संपूर्ण भाग में व्याप्त है। व्याख्या में से संपूर्ण भाग में यह शब्द अगर हम निकाल दें तो निम्नोक्त दोष आएंगे। नंबर 1, द्रव्य गुण द्रव्य के अधूरे भाग में रहने से शेष भाग का द्रव्य गुण रहित हो जाएगा। ऐसा होने से द्रव्य का भी नाश होगा। जो अभी जिसने भी बात की उसके रिलेटेड ही यही है कि अगर ऊपर के भाग में अगर वो गुण नहीं होंगे तो वहां पर क्या होगा? वो तो द्रव्य का नाश हो जाएगा।
ओके। और नाश कभी होता नहीं। हाँ, नाश नाश कभी। कभी होता ही नहीं। नाश, अगर नाश होगा उस द्रव्य का तो पूरे विश्व का नाश हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन है विश्व किसे कहते हैं। 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। अगर विश्व का नाश हो जाएगा तो सबका सब कुछ नाश हो जाएगा। तो ऐसा तो होगा, होता नहीं। ठीक है। और नंबर 2, जिस प्रकार जितनी बड़ी मिश्री की डली है उसके उतने ही भाग में अपने मिठास यानी रसादी आदि गुण है, उसी प्रकार जितने भाग में द्रव्य उसके उतने ही भाग में गुण, ऐसी जो क्षेत्र अवस्था है वह मर्यादा नहीं रहेगी। इससे क्या समझ में आया? इसको हम लोग है ना बिट्स एंड पीसीस में हम लोग समझेंगे। जिस प्रकार जितनी बड़ी मिश्री की डाली, मिश्री की डली है, मिश्री की डली मानी क्या? खड़ी साकर नो मिश्री की टुकड़ो। डल मिश्री की एक 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 एग्जांपल ले लेते हैं। गन्ना जो होता है, गन्ना, गन्ने का हम लोग पार्ट ले लेते हैं एक छोटे सा। ठीक है, शुगर केन का एक छोटा सा पार्ट ले लिया। मिश्री की डली के बजाय हम लोग गन्ने का एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। गन्ने का एक पार्ट ले लिया, उसके उतने ही भाग में अपने मिठास आदि यानी कि गन्ने का 1 फीट का जब हमने पीस लिया तो उसके उतने ही भाग में अपने मिठास रस आदि यानी कि उसमें मिठास है, उसका येलोइश पना है, उसमें चिकनापना है। ठीक है, उसमें जो कुछ भी है, जो कुछ भी ले लो। कभी कभार आप गन्ने का पीस लोगे तो उसमें रेड कलर भी है, तो हम लोग वो रेड कलर वाला निकाल देते यानी कि कलर भी है उसमें। उसी प्रकार जितनी भाग में द्रव्य उसके उतने ही भाग में गुण, यानी कि जितने भाग में द्रव्य, वो गन्ने का जितना भाग हमने लिया, हम लोग जैसे ऐसे ऐसे करते, उसका एक बाजू से कट कर दिया, छोटा सा पीस ले लिया उसका, फिर उसका भी छोटा सा पीस ले लिया। ठीक है, तो ऐसा होगा कि वो जो गुण जो है वो पीस में से निकल के वो बड़ा सा भी जो पार्ट रहेगा उस पे चला जाएगा, क्योंकि वो भाग को जैसे ही कट किया, जैसे ही भाग को कट किया तो वो गुण जो है वो बाकी के भाग में चला गया, इसमें से गुण निकल गया। ऐसा ऐसा होगा जो अगर संपूर्ण भाग को हम निकाल दे, वो संपूर्ण भाग की अगर डेफिनेशन में से वो निकाल दे तो क्या हुआ? गन्ने का इतना पीस में से इतना पीस किया तो इतने पीस में से वो पूरे गुण, उसका मिठास आदि वो पूरे वो उस भाग में चला गया। ऐसा तो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो ऐसी जो क्षेत्र अपेक्षा है वो मर्यादा नहीं रहेगी। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आता है क्या बोल रहा हूं, या वापस मैं समझाऊं? नहीं, समझ में आ रहा है। ओके फाइन, ओके। यानी कि इतने गन्ने का पीस को के एक पीस किया, ठीक है, तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि इसमें से मिठास चली जाएगी वो बड़े के पीस में, वो तो उतने में रहेगी, क्योंकि वो भी द्रव्य ही है। वो द्रव्य का एक एक हमने एक उसका एक इंफॉर्मेशन लिया हुआ है, एक एक ऐसे जैसे एग्जाम्पल समझने के लिए होता है, लेकिन ऐसा ऐसा फिर एक्सप्लेनेशन हो गया, हो जाता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 13। पहले संपूर्ण भाग को निकालने की बात की, अभी काल को निकालने की बात की। गुण की व्याख्या में से काल अपेक्षा बतलाने वाले सर्व अवस्थाओं में यह शब्द निकाल देंगे तो क्या दोष आएगा? अभी इसमें क्या दोष आएगा? आप लोगों ही बोलो, जैसे पहले बोला था वैसे ही बोलो। यानी कि हमारा हम लोगों का वो एक्सप्लेनेशन ज्यादा हम लोग समझे और अंदर हम लोग उतार लें।
तो जैसे हमने क्षेत्र के लिए बोला था, वैसे ही ये हमने जैसे पहले समझाया कि अनादि अनंत रहा है द्रव्य, और उसके गुण भी उसके साथ अनादि अनंत रहे हैं। तो जब हम काल अपेक्षा से कहेंगे, तो हम ये कहना चाह रहे, अगर वो निकाल देंगे सर्व अवस्थाओं में, तो उसका मतलब है कि थोड़े समय के लिए, थोड़ा समय, हाँ, थोड़े समय के लिए वो गुण उस द्रव्य के साथ नहीं है। अगर ऐसा है तो द्रव्य का अगेन नाश हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। सही, सही। आपने जैसे बोला कि जो थोड़े काल के लिए वो उसमें नहीं है, उसी तरह से वो थोड़े काल के लिए है, उसके बाद निकल गए, तो फिर क्या, उसको द्रव्य का नाश हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग उत्तर समझते हैं, काल अपेक्षा से द्रव्य द्रव्य में अनादि अनंत सर्व अवस्थाओं में रहे वह गुण, काल अपेक्षा से द्रव्य में अनादि अनंत सर्व अवस्थाओं में रहे वह गुण, ऐसी व्याख्या नहीं हो सकेगी और उसके निम्नोक्त दोष आएंगे। नंबर 1, गुण द्रव्य के अमुक काल में रहेंगे, इसीलिए शेष काल में द्रव्य गुण रहित होने से द्रव्य का नाश हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। और दूसरा, किसी काल में ही गुण का अस्तित्व यानी कि सत्ता मानने से द्रव्य की सर्व अवस्थाओं में व्यापक रहने वाले गुण की मर्यादा नहीं रहेगी। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, किसी काल में ही गुण का अस्तित्व यानी कि सत्ता मानने से, यानी कि किसी काल में गुण है उसके बाद गुण नहीं है, अगर ऐसा माना जाए तो उसका अस्तित्व यानी कि सत्ता यानी कि इंडिपेंडेंट मानने से द्रव्य की सर्व अवस्थाओं में व्यापक रहने रूप गुण की मर्यादा नहीं रहेगी। गुण नहीं रहेंगे तो द्रव्य का नाश हो जाएगा, तो हमारा डेफिनेशन गलत हो जाए, वो तो कभी भी नहीं हो सकता। विजय भाई, इसमें व्यापक का मतलब क्या समझे हम? द वर्ड अवस्था में व्यापक, व्यापक यानी कि पूरे भाग में वो व्यापक रहते हैं, यानी कि फैले हुए हैं ना, सर्व अवस्थाओं में वो व्यापक है, यानी कि उसमें से स्प्रेड आउट। स्प्रेड आउट है। हाँ, स्प्रेड आउट। गुण के कितने प्रकार है, वो पहले ही मैंने बोल दिया, गुण के कितने प्रकार है। विजय भाई दो, एक मिनट। विजय भाई, हमने जो अभी ये काल अवस्था और अपेक्षा और क्षेत्र अपेक्षा से जो हमने सीखा गुणों के बारे में, उसको जीव के साथ रिलेट करके, जीव के मोस्ट स्पेसिफिकली ज्ञान गुण को लेके एग्जाम्पल देके अगर समझाएंगे तो ज्यादा स्पष्टीकरण होगा। इफ यू कैन। ओके, ओके। हम लोग ज्ञान गुण की बात करते हैं, तब ऐसे करेंगे। मैंने पहले भी बतलाया। चलो एक 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 ऐसे, हम लोग सीखते हैं कि एक छोटे बच्चे को हम लोग ABCD हम लोग जब सिखाते हैं, तब वो सीखेगा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ऐसे करके सीखेगा, क्योंकि उसका ज्ञान
उस तरह से आगे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, उसके बाद उसको वर्ड सिखाएंगे, उसके बाद उसको सेंटेंस सिखाएंगे। ठीक है, वो अपना ज्ञान गुण खिलता रहेगा, खिलता रहेगा। यानी कि जो काल अपेक्षा से हम जब बात करते हैं, तब छोटे में जब वो बच्चा छोटा है, तभी 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 हम उसके काल के बारे में हम बात करेंगे। विरल भाई, क्या हम ये बोल सकते हैं कि जब वो छोटा है तब भी उसमें एक्चुअली वो कैपेसिटी है कि वो बुक समझ सके, पूरी की पूरी सेंटेंस समझ सके, लेकिन दैट मीन्स काल की अपेक्षा से उसमें वो समझने की शक्ति है, लेकिन उस वक्त उसको एबीसीडी ही समझ आएगा तो वो एबीसीडी समझेगा। वो लेकिन वो आगे जाके वो उसकी जब वो बड़ा होगा तो काल बदलेगा, उसका टाइम और समझ बदलेगी, लेकिन लेकिन तब लेकिन भी उसकी उसमें ज्ञान उतना गुण, ही ज्ञान था। वो जो ज्ञान गुण जो है वो उसमें ही, उसमें पड़ा हुआ है, शक्ति रूप से पड़ा हुआ है, वो व्यक्त होके बाहर आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो क्षेत्र अपेक्षा से बात करनी है और काल अपेक्षा से जब जब हम बात करते हैं, तो तो ज्ञान गुण जो है वो वैसे ही व्यापक ही है उसके, उस छोटे बच्चे में जितना उतना क्षेत्र है उसमें, उसमें वो व्यापक ही है। यानी कि वो है ही वो ज्ञान गुण उस पे, वो बड़ा होके भी वही ज्ञान गुण उसका। ऐसा नहीं है कि उसका ज्ञान गुण बड़ा होगा, वो शक्ति अपेक्षा से वो व्यक्त होके बाहर आएगा। मुझे मैं सोच के मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। मुझे अभी वो एग्जाम्पल आता नहीं है दिमाग में, अभी एग्जाम्पल नहीं आता है। जो जरूर। जैसे ही आएगा हम इसके बारे में वापस से बात करेंगे। पक्का। आपका क्वेश्चन यही है कि ज्ञान गुण से हम लोग काल अपेक्षा और क्षेत्र अपेक्षा का आप समझना चाहते हो, सही है ना? यही यही हिसाब से आपको करना है ना? यस विरल भाई, इसी अपेक्षा से। इसी अपेक्षा से हमें यह समझना है। ओके। ओके, ओके, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं जैसे ही मेरे दिमाग में आएगा हम वापस इसके ऊपर आ जाएंगे। ओके विरल भाई, एंड आई एम सॉरी विरल भाई, एक्चुअली बिकॉज आई थॉट કે આપણે જીવ દ્રવ્યથી રિલેટ કરશું તો वी कैन है ना? अंडरस्टैंड इट जीव मोर, सो हमें आई वाज हम भी आस्किंग दिस क्वेश्चन। हम भी सॉरी हम फॉर भी दिस। दीदी हम भी दीदी वी हैव टू वी हैव टू थिंक फ्रॉम द ज्ञान गुण ओनली। क्योंकि ज्ञान गुण है वो स्व पर प्रकाशक है। हम अपने स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है, और उसको स्व स्व को जानने से पर को भी वो जान सकता है। ऐसी इस तरह से वो अपना आप खिला हुआ है। और ज्ञान गुण ही ऐसा है जिससे हम और सभी गुणों को और सभी द्रव्यों को जान सकते हैं। यानी आप सही हो, ज्ञान गुण से ही हम लोग ये समझ सकते हैं। ओके, गुण के कितने प्रकार हैं? यानी कि उसके दो प्रकार हैं, एक सामान्य और एक विशेष। पहले हम लोग ने बात की थी कि दो प्रकार के हम लोगों ने गुण के बारे में पहले भी बात हुई कि एक सामान्य है और एक विशेष है। ठीक, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य गुण किसे कहते हैं? हाँ, पहली एक बात, सामान्य गुण और विशेष गुण जो अभी बात कहा, वो क्यों कहा? ऐसे दो डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या हुआ? तो हमें वो गुण जैसे सामान्य मतलब कॉमन हुआ और विशेष मतलब स्पेशल हुआ, तो हर एक गुण का कोई एक स्पेशल उसका एक कैरेक्टरिस्टिक होगा जो हमें समझना है। और सामान्य मतलब जैसे हम बोल रहे हैं ऑलरेडी कि द्रव्य इज कांस्टेंट और उसके गुण अनेक, लेकिन देयर मस्ट बी समथिंग कॉमन बिटवीन ऑल द द्रव्यस, तो तब आएगा वो सामान्य। जैसे हमने एक पिछले अधिकार में भी सीखा था विच इज सत्ता,
अस्तित्व, ये कॉमन होगा। सही। और जहां पे मैं ले जाना चाहता हूं वहां से थोड़े वो मुझे बात करनी है। सामान्य गुण विशेष गुण से एक बात अगर स्पष्ट हो जाएगी कि सभी द्रव्य में सामान्य गुण भी है, सभी द्रव्यों में विशेष गुण है। विशेष गुण ऐसे विशेष गुण है जो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से डिफरेंशिएट करते हैं, और वो द्रव्य का वो इंपॉर्टेंट गुण, विशेष गुण जो है वो उसकी उसकी पावर बताता है। हम लोग ऐसे 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 ही नहीं समझते कि सामान्य और विशेष क्यों, वो उसकी डिफरेंशिएट भी करते हैं और उसकी पावर भी बताता है कि वो द्रव्य क्यों जरूरी है। 6 द्रव्यों में से हम लोग अगर समझ में ले तो जीव का डायरेक्ट कनेक्शन पुद्गल द्रव्य के साथ, लेकिन और 4 द्रव्य तो है ना, तो उसका जरूरत क्या है वो 4 द्रव्यों की, वो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? वो ये सामान्य और विशेष गुण से हम ये डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, और दूसरा कि उसका अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेटस, एक अपना पावर बताता है कि ये द्रव्य निमित्त रूप से वो होगा, तभी होगा, हर वक्त होगा। ठीक है, ओके। तो फिर सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो सर्वद्रव्य में हो उसे सामान्य गुण कहते हैं। यानी कि एक तो पहला आ गया कि अस्तित्व गुण जो है, जो सभी द्रव्यों को सत्ता में रहने की के लिए उसके पास जो शक्ति है, जो पावर है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अस्तित्व गुण। यानी कि वो सामान्य गुण है, वो सभी द्रव्यों में। ठीक है। और विशेष गुण किसे कहते हैं? जो सर्वद्रव्य में ना हो किंतु खास खास अपने अपने द्रव्यों में हो, उसे विशेष गुण कहते हैं। यानी कि जो सभी द्रव्यों में ना हो लेकिन खास अपने अपने द्रव्यों में हो, उसे विशेष गुण कहते हैं। खास के ऊपर जिसके पास अगर बुक हो तो वो अंडरलाइन कर ले, क्योंकि वो खास, मैंने बताया ना, अपना इंडिपेंडेंट, अपना पावर, वो खास से पता चलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य गुणों का क्षेत्र बड़ा या विशेष गुणों का क्षेत्र बड़ा? दोनों का शायद समान होगा, समान ही बिकॉज है, क्योंकि वो तो सामान्य गुण और विशेष गुण जो है वो द्रव्य, वो तो गुण ही है। हम लोगों ने गुणों को समझने के लिए और द्रव्य को विशेष समझने के लिए गुणों के पाठ किए, सामान्य और विशेष। लेकिन वो तो गुण तो है ही, वो गुण ही है। और गुण की वो डेफिनेशन क्या है? जो द्रव्य के पूरे भाग में, संपूर्ण भाग में और उसकी सर्व अवस्थाओं में रहे। यानी कि उसका उत्तर यही है, प्रत्येक द्रव्य में सामान्य और विशेष गुणों का क्षेत्र एक सा ही होता है, क्योंकि गुण का लक्षण बतलाया उसमें कहा था कि गुण द्रव्य के संपूर्ण भाग में रहते हैं। लक्षण से लक्ष्य को जाना जा सकता है। जब गुण बोलते हैं तब गुण द्रव्य के संपूर्ण भाग में रहते हैं, वो पहला लक्षण गुण का हुआ। सभी द्रव्यों के जब गुण मैं बोलता हूं तब दोनों आ जाएंगे, सामान्य और विशेष। ठीक है, यानी कि वो लक्षण से लक्ष्य को जब हम बतलाते हैं तब सभी गुण
वो एक ही द्रव्य के संपूर्ण भाग में रहते हैं, वो फिर सामान्य हो या विशेष। ओके, वापस वही वही क्वेश्चन आया, सामान्य और विशेष गुणों में प्रथम कौन और पश्चात कौन। लेकिन वो तो दोनों एक साथ अनादिकालीन है, प्रथम या पश्चात कोई नहीं, वो तो अपने आप से अनादि अनंत ही है। ओके, प्रत्येक द्रव्य में रहने वाले प्रत्येक गुणों को भिन्न भिन्न किस आधार से जानेंगे। प्रत्येक द्रव्य में रहने वाले प्रत्येक गुणों, अभी अभी थोड़ा गहन अभ्यास शुरू होता है, गुणों के बारे में गहन अभ्यास शुरू होता है। प्रत्येक द्रव्य में रहने वाले प्रत्येक गुणों को भिन्न भिन्न किस आधार से जानेंगे। प्रत्येक उसका उत्तर है प्रत्येक गुण के भिन्न भिन्न लक्षणों से। यानी इसमें क्या बदला है कि हर एक गुण का नहीं, उसका कैरेक्टरिस्टिक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है। ज्ञान गुण का ज्ञान प्रकाशित, सुख गुण का सुख प्रकाशित, दर्शन गुण श्रद्धा प्रकाशित, वीर्य गुण उसकी पावर बतलाता है, उसका पुरुषार्थ बतलाता है। तो वैसे ही जब हम उद्गल द्रव्य में जाते हैं तो उसका स्पर्श गुण, उसका रस गुण, ठीक है, स्पर्श गुण का ही बता रहे, वो कैसा है, एकदम मलमल सा होगा या फिर थोड़ा टफ होगा, सॉफ्ट होगा, ऐसा। उसका रस गुण वो स्वीट होगा, सार होगा, कड़वा होगा, सॉल्टी होगा, वो उस तरह से। यानी कि प्रत्येक गुण का अपना अपना लक्षण है, उससे ही गुण का अपना लक्षण से लक्ष्य को अभी जब जानेंगे तो लक्षण जो गुण का जो है उससे गुण लक्ष्य प्रकाशित होता है। गुण का लक्षण बतलाया, उसमें कहा था कि प्रत्येक गुण में रहने वाले प्रत्येक गुणों को भिन्न भिन्न किस आधार से जानेंगे, अपने भिन्न भिन्न लक्षणों से। प्रत्येक गुण के भिन्न भिन्न लक्षणों से हम गुण को जानेंगे। ये क्वेश्चन यहां पर रखने से हमें क्या फायदा हुआ, वो क्वेश्चन क्यों किया, अगर नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम था। नहीं, हमें ये समझना जरूरी है कि हर एक गुण इज इंडिविजुअल, कि वो एक गुण से उस द्रव्य का आइडेंटिफिकेशन होता है। आई डोंट नो इफ आई एम एक्सप्लेनिंग इट देखो, करेक्ट। जब पहले हम लोग जब गुण के बारे में हम समझ रहे, तब गुड़ का एग्जाम्पल आया था। यानी कि जहां पर उसका मिठास है वहां पर ही उसका उसका वो कलर का भी गुण, वहां पर ही चिकास चिकनापन है। लेकिन में- रस का जो गुण, रस गुण जो है वो रस का ही काम करता है। चिकनापना जो गुण जो उसकी जो है वो चिकनापना गुण वाला ही वो काम करेगा। और उसके साथ जब हम उसका कलर के गुण की बात करते तब कलर गुण कलर का ही काम करेगा। यानी वो प्रत्येक गुण एक साथ रहने से भी भिन्न भिन्न है, मिक्स नहीं होते, मिक्स नहीं होते, वो भिन्न भिन्न ही रहेंगे, वो कभी भी मिक्स नहीं होंगे। एक साथ रहने से भी वो भिन्न भिन्न ही रहेंगे। ओके, यस। आज आज यहां पर हम अपनी क्लास
समाप्त करें। प्रश्न नंबर 20 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके विनय भाई। ओके। जिनवाणी स्तुति ले लेते। हाँ डिस्प्ले करते हैं। जी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। जावाणी के ज्ञान से सोजे जेलो लोकालु, कालो सोवाणी सोवाणी मस्तक मस्तक नमो नमो सदा। सदा देत हो। मंगलकारी विदेहीनाथ श्री सिमंदर भगवान नो जय हो। शासन नायक महावीर भगवान नो जय हो। ऋषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विश तीर्थंकर भगवान नो जय हो। भगवान श्री कुंतनाचार्य देव नो जय हो। परम परम उपकारी श्री कहान गुरुदेव नो जय हो। प्रशभ मूर्ति पूज्य भगवती मात नो जय हो। जिनवाणी मात नो जय हो। सत्य सनातन जैन दिगंबर धर्म नो जय। जय जिनेंद्र विनोद भाई। जय जिनेंद्र।